हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। पॉलिटी के कंप्लीट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स करा रहा हूं, जिसमें मैंने प्रीवियस 3 क्लासेस ली हुई हैं। जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, और उसी वीडियो में मैंने आपसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। और नेक्स्ट वीडियो में अकॉर्डिंग टू शेड्यूल मैंने आपसे फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेरियस सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको डिफरेंट कमेटीज़ के चेयरमैन और फर्स्ट जो मिनिस्टर थे उनके बारे में, और मैं आपसे 12 शेड्यूल के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। और जैसा कि हर बार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट में, और उसी तरह इस वीडियो में भी आज आपसे एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। उस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन था उसके रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इसमें टोटल मेंबर 389 थे। टोटल मेंबर 389 थे। और अगर आपसे फीमेल मेंबर पूछे जाते हैं तो फीमेल 15 थे। और ये जो मेंबर्स थे उनमें एक मेंबर 10 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करता था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उनमें एक मेंबर 10 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करता था। फिर 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था। Dr. Sachidanand Sinha was elected as the first non-permanent president of Indian Constituent Assembly। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम याद रखना है। और फिर 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम। तो ये 9 दिसंबर 1946 को नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और 13 दिसंबर 1946 को मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव प्रपोजल प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 जनवरी 1947 को ये जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव प्रपोजल प्रपोज किया था उसको पास किया गया 22 जनवरी 1947। और ये जो ड्राफ्ट ऑब्जेक्टिव प्रपोजल का ड्राफ्ट था इसको बी एन राव ने ड्राफ्ट किया था। बी एन राव जी उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये आपको बी एन राव जी का नाम भी याद रखना है। और 13 दिसंबर 1946 को मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, ये भी याद रखना है। बी एन राव जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और फिर जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया कि तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया था और अप्रूव हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो इसीलिए हम 26 नवंबर को ही लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद 26 जनवरी 1950 को ये इम्प्लीमेंट किया गया, इसलिए हम 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात। और इसमें जो डिफरेंट कमेटीज़ थी उनमें चेयरमैन थे। और ये जो डिफरेंट कमेटीज़ थी उनके चेयरमैन का नाम भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ये कमेटीज़ के नाम याद रखने हैं। सबसे पहली ड्राफ्टिंग कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और
प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, इसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और जो फ्लैग कमेटी थी, फ्लैग कमेटी में जो फ्लैग के बारे में बताया गया था, वो कमेटी थी, इसके चेयरमैन JB कृपलानी जी थे। फ्लैग के बारे में मैं आपसे एक अलग वीडियो में अलग से डिस्कस कर दूंगा। इसके चेयरमैन JB कृपलानी जी थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, जो उसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी थे। और फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी कमेटी थी, उसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। रूल एंड प्रोसीजर कमेटी, रूल एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन SC मुखर्जी जी थे। माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन SC मुखर्जी थे। और माइनॉरिटी कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इसलिए आप इन दोनों नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। माइनॉरिटी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और माइनॉरिटी सब कमेटी SC मुखर्जी जी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं और जानते हैं कि जो फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट अलॉट हुए थे, उनमें मिनिस्टर कौन कौन से थे। ये आपसे जैसे SSC आजकल फर्स्ट काफ़ी पूछता है, इसलिए ये आपको याद रखना है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एस यू नो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कॉमर्स मिनिस्ट्री हमारे SC भल्ला जी के पास थी। और फूड एंड एग्रीकल्चर राजीव प्रसाद जी थे। इंडस्ट्रीज वाला मिनिस्ट्रेशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास था। और रेल एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फर्स्ट टाइम जॉन मिथाई थे। और लॉ डिपार्टमेंट में लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेड्यूल के बारे में डिस्कस करूंगा, आप इनके नाम याद रख लें, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल के बारे में। मैंने आपको कई बार बताया कि शेड्यूल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, तब शेड्यूल 8 थे। और अब कुछ संशोधन करते हुए अब टोटल शेड्यूल हमारे पास 12 हो गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारे शेड्यूल क्या होते हैं। सबसे पहले शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से एक्स्ट्रा लिस्ट या जो एडिशनल लिस्ट बची थी, एक्स्ट्रा कंटेंट बचा था, उसको हमने शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट शेड्यूल हमारा कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज, मतलब जो हमारे यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी लिस्ट जो है वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। ये एग्ज़ाम में के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिस्ट मेंशन है। ये मान लीजिए किसी स्टेट है, कोई स्टेट है, कोई एक स्टेट है, इसलिए इसमें वन शेड्यूल ले लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट शेड्यूल हमारा एक स्टेट मान लेते हैं। उसके अंदर कुछ ऑफिसर्स होंगे जो उस स्टेट के लिए काम करेंगे। उन ऑफिसर्स के लिए हम सैलरी एंड अलाउंस देंगे। इसलिए ये सेकेंड शेड्यूल में हमारा मेंशन है कि ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट का सैलरी एंड अलाउंस जो सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है। और थर्ड शेड्यूल ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में बात करता है। जो मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, उनका ओथ एंड अफर्मेशंस हमारे थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, जो राज्यसभा में सीट्स के एलोकेशन होता है, उसके बारे में फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। और फिफ्थ शेड्यूल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑन एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है, उसका हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है, ये हमारा फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है। फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑन एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल सिक्स शेड्यूल है। सिक्स शेड्यूल हमारा कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो 4 स्टेट हैं, इनके कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यहाँ का जो ट्राइबल एरियाज है, इनका ये 4 स्टेट के कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है हमारा सिक्स शेड्यूल। ये आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ATM, आप ATM स्क्वायर से याद कर सकते हैं। ATM, ए से हो गया हमारा आसाम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, और एम स्क्वायर है तो एक एम और हो जाएगा, तो एक मेघालय और एक मिजोरम।
अगर नॉर्थ ईस्ट की कोई भी स्टेट आपसे दे के पूछता है कि कौन सा इसमें से मेंशन नहीं है 6 शेड्यूल में, तो आपको ये 4 नाम याद रखने हैं और 5वां आपको आंसर टिक करना है। अब नेक्स्ट हमारा है 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट मेंशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ कुछ पावर्स होती हैं जो जिसमें कानून बनाने के केवल यूनियन के पास अधिकार होता है, और कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिन पे संशोधन करने या कोई लॉ बनाने का अधिकार केवल स्टेट के पास होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोनों लोग मिल के करते हैं, मतलब यूनियन और स्टेट मिल के जो कोई अगर लॉ बनाता है तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। तो ये हमारे पास तीन लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीन लिस्ट जो हैं 7 शेड्यूल में मेंशन है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हमारी तीन लिस्ट हैं ये किस शेड्यूल में मेंशन है, तो आपको 7 शेड्यूल याद रखना है। 8 शेड्यूल, 8 शेड्यूल में हमारी रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस हैं। पहले जब थी हमारे 18 लैंग्वेज थी, और लेकिन प्रेजेंट टाइम पे संशोधन करके 4 लैंग्वेज और ऐड की गई, और ये हमारी 22 लैंग्वेज अब टोटल प्रेजेंट टाइम पे हैं। इनका मैं आपको आगे अमेंडमेंट में बताऊंगा कि इस अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई। नाइन्थ शेड्यूल हमारा बात करता है कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। ये हमारा लैंड रिफॉर्म एक्ट जो 1951 को फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, ये उससे रिलेटेड है। नाइन्थ शेड्यूल जो हमारा है लैंड रिफॉर्म एक्ट 1951 से जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि लैंड रिफॉर्म एक्ट किस शेड्यूल्स में मेंशन है, तो आपको 9 शेड्यूल याद रखना है। 10th शेड्यूल हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोविजन के बारे में बात करता है, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में है। जो 52nd अमेंडमेंट हमारा हुआ था एक्ट 1985 में, उससे हमारा 10th शेड्यूल जोड़ा गया था, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोविजन के बारे में बात कही गई। फिर हमारा आता है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में पंचायत की जो पावर्स होती हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो तीन चीज़ें हैं ये हमारी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो हुआ उसके तहत हमारा 11th शेड्यूल जोड़ा गया, और उसमें पंचायत के पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई। ये हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया। ये आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाएगा कि किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, और ईयर भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये चार तो बहुत ही बेसिक हैं याद करना, 9th, 10th, 11th एंड 12th। और ये आपसे फर्स्ट अमेंडमेंट में 9th, और जो 52nd अमेंडमेंट हुआ वो 1985 में, वो हमारा 10th शेड्यूल में है। जो 1992 में 73rd अमेंडमेंट हुआ था वो 11th शेड्यूल है, उसमें जोड़ा गया। और जो 12th शेड्यूल जोड़ा गया था उसमें म्यूनसिपैलिटी, इसमें देखिए 11th में पंचायत की पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और जो 12th शेड्यूल था उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ की पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये हमारा 73rd अमेंडमेंट, 11, 12, 73rd, 74th, ऐसे आप याद कर सकते हैं। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1994 के तहत हमारा 12th शेड्यूल जोड़ा गया। ये हमारे 12 शेड्यूल थे, इनको आप याद कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चलिए, हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ फ्लैग कमेटी। मैंने आपको बताया फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और आप ये भी बताइए कि मेरा आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।